हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 14 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारा टॉपिक है एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसे हिंदी में कहा जाता है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। देखिए बच्चों, पार्ट नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कितने टाइप्स का होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा 2 टाइप्स के हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हमारे कोर्स में एमिशन स्पेक्ट्रा है। एमिशन स्पेक्ट्रा कब प्राप्त होता है? जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और जब बाद में उसको रिलीज करता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तब जो रिलीज होने वाली रेडिएशंस हैं या फोटोन्स हैं या फिर लाइट है, उनसे बनने वाला स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। हमारे कोर्स में पर्टिकुलर हाइड्रोजन को लेकर, हाइड्रोजन एटम के लिए एमिशन स्पेक्ट्रा है, तो आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक बामर ने 1887 में बताया कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन गैस, जो कि हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बनी है, जब इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है तो हाइड्रोजन एटम में डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। H2 मॉलिक्यूल्स H हाइड्रोजन के एटम्स में डिसोसिएट होते हैं और ये हाइड्रोजन के एटम्स क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जब वापस स्टेबिलिटी लानी होती है इनको, तो स्टेबल कंडीशन में आने के लिए ये वापस से एनर्जी या रेडिएशंस का एमिशन करते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? जब हाइड्रोजन एटम्स एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और वापस एमिशन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो निकलती है, इनसे बनने वाला स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इसके जो स्पेक्ट्रम है उसमें सीरीज प्राप्त होती है, अलग अलग सीरीज प्राप्त होती है। इन सीरीज का जो नाम है वो अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रखा गया है। जैसे कि ये सीरीज है लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। इसमें पी साइलेंट है। इसमें क्या है, ये जो लाइमन सीरीज है इसमें n1 का मान, यानी जिसमें जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, वो जंप कहाँ से कर सकता है? वो एनर्जी लेवल 2 से भी जंप कर सकता है, एनर्जी लेवल 3 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, लेकिन उसको जंप किस में करना है? n1 का मान क्या है? 1। एनर्जी लेवल 1 में जंप करेगा तब ये सीरीज होगी लाइमन सीरीज। ये देखिए, एनर्जी लेवल 1 है ये, इसकी जो सीरीज है ये कहाँ से भी n=2 से जंप कर सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, कहीं से भी जंप करेगा, लेकिन जंप कहाँ करेगा? n=1 में। तो ये जो सीरीज होगी ये होगी लाइमन सीरीज, जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। ये अल्ट्रा लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रल रीजन क्या है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रल रीजन अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है इसका, जब n1 का मान 1 है। जब n1 का मान 2 होगा, यानी जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, वो जंप करेगा n=2 एनर्जी लेवल में, तो उससे बनने वाली सीरीज बामर सीरीज कहलाती है। बामर नामक वैज्ञानिक पे ये नाम रखा गया है, बामर सीरीज। और इसका सबसे बड़ा बात क्या है? इसकी बड़ी बात ये है कि ये जो बामर सीरीज है ये विजिबल रेंज में आती है। ये वाली सीरीज जो है, इसमें जो जो वेवलेंथ की जो लाइट है वो हम देख सकते हैं, है ना? इसलिए ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, तो ये सारे कलर्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये विजिबल रेंज में आती है जब n1 का मान 2 है और n2 का मान 3, 4, 5 है ना। n1 के मान से 1 प्लस है, आप देख सकते हैं। n1 का मान अगर 2 है तो n2 का मान 2 + 1 से स्टार्ट होगा नेक्स्ट आगे तक। 2 का अगर n1 का मान 2 है तो n2 का मान 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। हायर एनर्जी लेवल से जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, वापस से इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, अपनी फोटोन्स का, अपनी लाइट का जो भी एमिशन करेगा, वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी उसकी जो होगी, वहाँ तक की जो रेंज है वो n=2 तक आएगा और ये विजिबल रेंज होगा। प्रत्येक सीरीज के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, अलग अलग ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा का मान जो है हम आगे नेक्स्ट पार्ट में उसे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप इसको समझें। उसके बाद आती है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में n1 का मान 3 है, यानी कोई भी हायर एनर्जी लेवल होगा, लेकिन जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल 3 में जंप करना पड़ेगा। एनर्जी लेवल 3 में जब जंप करेगा तो उसे पाश्चन सीरीज कहा जाएगा। ये इसका रीजन जो है, ये स्पेक्ट्रम में किस रीजन पे आती है? IR यानी इंफ्रारेड रीजन में आती है। ये कौन सी? पाश्चन सीरीज। उसके बाद बात करें हम ब्रैकेट सीरीज को। ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 का मान 4 है, यानी हायर एनर्जी लेवल 4 + 1 हो सकता है, 5, 6, 7, 8 एनीथिंग एल्स। लेकिन n2 का मान 5, 6 है, लेकिन n1 का मान जो है 4 है, यानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और कहाँ आ रहा है? n4 में।
N4 लेवल में आ रहा है तो वो ब्रैकेट सीरीज कहलाती है। ये जो सीरीज है ये स्पेक्ट्रम में IR रीजन में पड़ती है, इंफ्रारेड रीजन आता है इसका। उसके बाद आती है फुंड सीरीज। फुंड सीरीज में N1 का मान 5 है, यानी N1 जो है 5 है, N2 का मान 5+1, जो भी N1 का मान है N2 का मान जो है N1 के मान से +1 से स्टार्ट हो रहा है, ये आप ध्यान रखें बच्चों। और इसका जो रीजन आता है, स्पेक्ट्रल रीजन जो है इसका, वो इंफ्रारेड रीजन में आता है। तो इस तरीके से ये बनने वाली जो सीरीज है आप समझ सकते हैं बच्चों। ये मैंने आधा पोर्शन ही बनाया है किसी भी एटम का, तो वो आप देख सकते हैं कि एटम के आधे पोर्शन में, ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है, तो हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसकी ये सीरीज दिखाई गई है। उसमें पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वो जंप करता है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, अगर N1 है तो लाइमन, N2 है तो बामर, N3 है तो पास्चन, N4 है तो ब्रैकेट और N5 है तो फुंड सीरीज में आता है। तो ये सारी सीरीज अलग अलग स्पेक्ट्रल रीजन शो करती है, जो कि है सबसे पहले लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन इंफ्रारेड, देन इंफ्रारेड। लास्ट की तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आती है। जबकि बामर सीरीज जो है, ये आप स्पेशली ध्यान रखें बच्चों कि बामर सीरीज जो है वो विजिबल रेंज में आती है। ये दृश्य किरणें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। बामर ने सबसे पहले इन्हीं को देखा। बामर अल्ट्रावायलेट रीजन और इंफ्रारेड रीजन के स्पेक्ट्रल लाइंस को नहीं देख पाए। उन्हें लगा कि इसमें केवल विजिबल रेंज की लाइंस ही उपस्थित है, किसमें, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। तो उन्होंने जो बामर सीरीज दी जिसमें कि N1 का मान 2 से स्टार्ट किया गया और N2 का मान जो था N1+1 से स्टार्ट किया गया। इस तरीके से बामर ने स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि स्पेक्ट्रम में जो लाइंस बन रही हैं, स्पेक्ट्रम लाइंस और वेव नंबर जो कि न्यू बार है, उनके बीच में एक रिलेशन दिया। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, किसने, बामर ने एक फॉर्मूला दिया, न्यू बार इज इक्वल्स टू 109,677 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला दिया बामर ने। न्यू बार को हम 1/λ भी लिख सकते हैं, तो 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू बार है। और न्यू बार की जो वैल्यू है उन्होंने दी है 109,677 इंटू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने बामर सीरीज का बताया और बामर सीरीज स्टार्ट हो रही है 2 से, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n²। n क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है जिसका स्टार्टिंग जो है वो है n इक्वल्स टू एंड मोर देन 3, है ना। n 3 से स्टार्ट हो सकता है और 3 से ज्यादा हो सकता है, कोई भी इंटीजर की वैल्यू हो सकती है ये n, और जिसका की मात्रा क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स में। ये है न्यू बार। ये रिलेशन दिया उन्होंने स्पेक्ट्रम लाइंस के बीच में और वेव नंबर यानी न्यू बार के बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रिडबर्ग। उन्होंने कहा कि विजिबल रेंज के साथ साथ में अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेंज भी स्पेक्ट्रम में पाई गई है हाइड्रोजन के। जब उन्होंने ये देखा तो ये जो फॉर्मूला था जो बामर ने दिया था, जो केवल था विजिबल रेंज के लिए, जिसमें कि N1 का मान उन्होंने 2 रखा था फॉर विजिबल रेंज के लिए, N2 के मान के लिए, बामर सीरीज के लिए। जब उन्होंने देखा कि इस स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट रेंज और इंफ्रारेड रेंज के स्पेक्ट्रम भी मिल रहे हैं, तब उन्होंने फॉर्मूला दिया कि न्यू बार इज इक्वल्स टू, ये न्यू बार ये किसका है रिलेशनशिप, वही स्पेक्ट्रम लाइंस और वेव नंबर के बीच का रिलेशनशिप है जो कि बामर ने दिया था। उसी को वापस से उन्होंने फॉर्मूला को वापस से आगे डिराइव किया है और उन्होंने कहा कि न्यू बार इज इक्वल्स टू 109,677 इंटू 1/n² माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर N1 का मान 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन लिया गया फॉर लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। इसी अकॉर्डिंग N1 का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है और N2 का मान जो है N1 के मान से +1 करते हुए आगे एंड सो ऑन किया गया। जैसे कि N2 का मान N1+1, देन N1+2, देन N1+3, N1+4, इस तरीके से मान लिया गया। और ये जो वैल्यू है 109,677 ये कांस्टेंट वैल्यू है। इस कांस्टेंट वैल्यू को उन्होंने रिडबर्ग कांस्टेंट नाम दिया। इस तरीके से उन्होंने रिडबर्ग ने एक नया फॉर्मूला डिराइव किया। तो ये बात हो रही है हमारे स्पेक्ट्रम लाइंस की, हाइड्रोजन के एटम के स्पेक्ट्रम लाइंस की, जिसमें कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड रेंज सारी के सारे स्पेक्ट्रम लाइंस प्राप्त होती हैं। और ये है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जिसमें कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड सारी की सारी सीरीज मिल रही है। केवल एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन सारी सीरीज प्राप्त हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन बहुत सारे, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है तो पर्टिकुलर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एटम में कन्वर्ट होते हैं। ये एटम में कन्वर्ट होके एक्साइटेड मोड में आते हैं और जब एक्साइटेड स्टेट में जब इनके इलेक्ट्रॉन्स वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब जो बनने वाला स्पेक्ट्रम होता है ये स्पेसिफिक होता है। जब कभी भी इनका पैटर्न चेंज नहीं होता। पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए बनने वाला स्पेक्ट्रम
का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। हमेशा कभी भी इस हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लेकर स्पेक्ट्रम बनाया जाए तो उनका जो बनने वाला स्पेक्ट्रम है हमेशा उसका सेम पैटर्न प्राप्त होता है। तो ये देखा गया कि पर्टिकुलर सभी एटम्स के लिए इनका पैटर्न स्पेसिफिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये एटम्स के लिए बहुत ही अच्छी खोज हुई कि इन एटम्स को जानना पहचानना बहुत ही आसान हो गया। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग में फिंगरप्रिंट्स होती हैं। अगर सिबलिंग्स हैं तो उनकी भी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होती हैं। अगर कोई ट्विंस हैं तो उनकी भी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होती है। तो फिंगरप्रिंट्स होती हैं ह्यूमन बींग में कैरेक्टरिस्टिक। उसी तरीके से एटम्स में कैरेक्टरिस्टिक है ये स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आने वाले पार्ट में करेंगे कि स्पेक्ट्रम से बनने वाली जो लाइंस हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं, इनकी पर्टिकुलर ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। वो एनर्जी का कैलकुलेशन, वो एनर्जी कितनी होती है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो आगे आने वाले पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चों इनके साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट वाले पार्ट को, जो आगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो बच्चों अगर कहीं भी इस पार्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और बताएं, मैं उसका आंसर दूंगी। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।